हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। हमारे 19वीं और 20वीं सदी में भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला था, जिसने भारतीय समाज और धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया था। बात करें हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की, तो इसके क्या-क्या कारण थे जिनकी वजह से ये आंदोलन शुरू होता है। तो इस आंदोलन के पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे हमारे धार्मिक आडंबर और सामाजिक कुरीतियां। बात करें हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, कर्मकांडों की अधिकता और अंधविश्वासों का काफी ज्यादा बोलबाला था। साथ ही देखें तो सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज के अंदर काफी गहराई से व्याप्त थी। बात करें हमारा दूसरा कारण देखें तो सामाजिक असमानता और महिलाओं की दयनीय स्थिति। इसकी बात करें तो जाति व्यवस्था के कारण क्या था? समाज में गहरा भेदभाव था। महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें शिक्षा से क्या है वंचित रखा जाता था और सामाजिक अधिकारों से भी महरूम रखा जाता था। महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। यूरोपीय समाज से संपर्क की बात करें तो ब्रिटिश समाज शासन के माध्यम से यूरोपीय विचार, विशेष रूप से तर्कवाद और मानववाद, समानता और स्वतंत्रता के विचारों से भारतीयों का परिचय होता है। इसने क्या किया? भारतीयों को अपने समाज और धर्म में सुधार करने की आवश्यकता महसूस कराई। अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा ने भी भारतीय बुद्धिजीवियों को पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान से परिचित करवाया और उन्हें आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और अपनी परंपराओं का पुनर्मूल्यांकन करने में भी काफी ज्यादा मदद की। ईसाई मिशनरीज की बात करें तो ईसाई मिशनरीज ने तो ईसाई मिशनरियों ने भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और हिंदू धर्म की कुछ प्रथाओं की काफी ज्यादा आलोचना की थी। बात करें इस आलोचना के सकारात्मक पक्ष क्या थे? जैसे उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिससे सामाजिक सुधारों के लिए एक बहुत बड़ा मंच तैयार होता है। इनके माध्यम से ईसाई मिशनरीज के माध्यम से। और इनके नकारात्मक पक्ष की बात करें तो उनकी आलोचनाओं ने कई भारतीयों को अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया, जिससे सुधार आंदोलनों को काफी ज्यादा बल मिलता है। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी यूरोपियन कानून की। तो ब्रिटिश कानूनों ने कुछ हद तक समानता और न्याय के जो यूरोपीय विचार है उनको भारत के अंदर पेश किया, जिसने सामाजिक सुधारों की मांग को बढ़ाया। उदाहरण के लिए देखें तो हमारे सती प्रथा उन्मूलन कानून इसी के अंदर एक था। यातायात संचार के साधनों की बात करें तो रेलवे, डाक और तार जैसी सुविधाओं ने क्या किया? लोगों को एक दूसरे के करीब लाया और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे हमारे सुधार आंदोलनों का प्रसार आसानी से होता है। फिर हमारे मध्यम वर्ग के उदय की बात करें तो ब्रिटिश शिक्षा और प्रशासन के कारण एक नए शिक्षित वर्ग मध्यम वर्ग का उदय होता है। और यह वर्ग क्या करता है? यह वर्ग समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनके प्रति जागरूकता और उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय हो जाता है। कौन? मध्यम वर्ग। बात करें मैं समाचार पत्र पुस्तकों की, तो प्रिंटिंग प्रेस के विकास से समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन बढ़ता है। इससे हमारे सुधारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाना और भी ज्यादा आसान हो गया था और सार्वजनिक बहस को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलता है। किसके माध्यम से? समाचार पत्र और पुस्तकों के प्रकाशन के माध्यम से। फिर आता है इतिहास का पुनर्लेखन। तो कुछ पश्चिमी विद्वान जैसे हमारे मैक्स मुलर थे और भारतीय विद्वान, इन्होंने क्या किया? प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन किया और उनके जो गौरवशाली अतीत है उसको उजागर किया। इसने क्या किया? भारतीयों में आत्मसम्मान और गौरव की भावना पैदा की, जिससे उन्हें अपने समाज में सुधार करने की प्रेरणा मिलती है। किससे? इतिहास के पुनर्लेखन से। और वो कैसे लेखक थे? जैसे हमारे मैक्स मुलर थे। बात करें स्व प्रेरणा तो अनेक व्यक्तियों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर और समाज के दर्द को महसूस करके स्वयं में सुधार का बीड़ा उठाया था। फिर राष्ट्रवाद के उदय की बात करें तो सामाजिक धार्मिक सुधारों ने एक मजबूत और एकीकृत भारतीय समाज के निर्माण में मदद की थी, जो राष्ट्रवाद के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। एक मजबूत समाज क्या कर सकता है? एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो हम धीरे धीरे एक एक करके जो सामाजिक सुधार आंदोलन के तत्वों के बारे में बात करते हैं। इनमें से पहले आता है हमारा ब्रह्म समाज, जिसे ब्रह्मो समाज भी कह सकते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हमारे 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके शुरुआती दिनों में द्वारकानाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के प्रमुख सहयोगी थे। नाम आप याद रखेंगे, द्वारकानाथ टैगोर। ये क्या थे? राजा राम मोहन राय के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। क्या 1839 में क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी।
इसकी पत्रिका का नाम तत्वबोधिनी था और इसके संपादक कौन थे? अक्षय कुमार दत्त। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाल लिया था। कब? 1843 में जो हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाल लिया था। ताराचंद चक्रवर्ती ब्रह्म समाज के पहले सचिव थे। ये कई परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ब्रह्म समाज के पहले सचिव कौन थे? तो ताराचंद चक्रवर्ती हमारे ब्रह्म समाज के पहले सचिव थे। बाद में हमारे केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़ जाते हैं और उन्हें वहां पे एक आचार्य के पद पे नियुक्त किया जाता है। केशव चंद्र सेन काफी महान पर्सनैलिटी है, आगे जाके आप इसके बारे में काफी ज्यादा जानेंगे। केशव चंद्र सेन ईसाई धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने ब्रह्म समाज में कुछ नए रीति रिवाज और आडंबर करने शुरू किए थे। 1865 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के निकाल दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ब्रह्म समाज दो भागों में बंट जाता है। इसके कारण के बारे में जानेंगे कि उनको क्यों निकाला गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या था? नेटिव मैरिज एक्ट पास किया था, जिसके तहत क्या था कि लड़कियों की उम्र कम से कम 14 साल होनी चाहिए और लड़कों की उम्र 18 साल होनी चाहिए शादी के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी जो बेटी थी, जिनकी उम्र केवल 13 साल थी, उनकी शादी कूच बिहार के राजकुमार से कर दी थी। अर्थात वह अपने जो सिद्धांत थे उसके खिलाफ ही उन्होंने कार्य किया। तो इसलिए क्या है कि उनको ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया था और उन ब्रह्म समाज से निकलने के बाद ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया था। एक तो हमारा आदि ब्रह्म समाज था और एक था हमारा भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज मतलब जो पुराना वाला था, असली वाला आदि, तो वो उसके संस्थापक थे हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर। और बात करें इसकी तो ये सनातन धर्म या हिंदू धर्म से काफी ज्यादा संबंध रखता था। इससे सनातन धर्म या हिंदू धर्म से। दूसरा हमारा भारतीय ब्रह्म समाज था। इसके संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। और ये किसी विशिष्ट धर्म से संबंधित नहीं था, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से मानता था। तो दो आप देख सकते हैं ब्रह्म समाज के भाग। अब हम पर्टिकुलर थोड़ा-सा केशव चंद्र सेन के बारे में जान लेते हैं। केशव चंद्र सेन की बात करें तो 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। कब? हमारे 1872 को। इस अधिनियम ने क्या किया था? लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए कितनी? 18 वर्ष को निर्धारित की थी। हालाँकि केशव चंद्र सेन ने इसका उल्टा किया। क्या किया उन्होंने? केशव चंद्र सेन ने स्वयं की जो नाबालिग बेटी थी, 13 वर्ष की, उनकी शादी कूच बिहार के राजकुमार के साथ कर दी थी, जिससे भारतीय ब्रह्म समाज में एक और विभाजन हो जाता है। और इस विभाजन के बाद क्या होता है? भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होके वो साधारण ब्रह्म समाज बना लेते हैं। आप इसे याद रखेंगे। भारतीय ब्रह्म समाज में भी विभाजन होता है और क्या होता है? वो अपना एक साधारण ब्रह्म समाज बना लेते हैं। तो साधारण ब्रह्म समाज की बात करें तो ये भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होके बना था। तो आप समझ सकते हैं पहले ब्रह्म समाज के 2 टुकड़े हुए, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज के भी 2 टुकड़े होते हैं, एक साधारण ब्रह्म समाज और एक भारतीय ब्रह्म समाज रहता है। बात करें हमारे साधारण ब्रह्म समाज की तो इसके संस्थापक कौन-कौन थे? इसके संस्थापक थे हमारे आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और द्वारकानाथ गांगुली। आप इनके नाम याद रखेंगे। आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और द्वारकानाथ गांगुली। तो ये हमारी साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अब केशव चंद्र सेन के योगदान की बात करें तो वो एक समाचार पत्र निकाला करते थे, इंडियन मिरर। नाम आप याद रखेंगे, इंडियन मिरर। उनके संगठनों की बात करें, उनके संगठन थे मैत्री सेन या संगत सभा, टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो संगठन थे हमारे मैत्री सेन, जिसे संगत सभा भी कहते थे। मैत्र मतलब दोस्ती, तो संगत मतलब दोस्ती। तो मैत्री सेन या संगत सभा, टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। अब हम बात करेंगे अगले समाज के बारे में। ब्रह्म समाज के बारे में हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे वेद समाज के बारे में। वेद समाज की बात करें, इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में चेन्नई जो में जिसको पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे हुई थी। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुई थी। क्योंकि उत्तर भारत में बंगाल की तरफ तो हमारे ब्रह्म समाज चल ही रहा था, लेकिन दक्षिण में ब्रह्म समाज की कोई शाखा नहीं थी। इसलिए वहां पे वेद समाज की स्थापना की जाती है। किसके प्रयासों से? हमारे केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे हमारे श्री धरलू नायडू और हमारे विश्वनाथ मुदालियर। आप नाम याद रखेंगे, संस्थापक कौन थे वेद समाज के? श्री धरलू नायडू और विश्वनाथ मुदालियर। फिर अगले समाज आता है हमारा कौन सा? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की बात करें तो 1867 में बंबई महाराष्ट्र में, यहाँ पे बंबई महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज बनता है। महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन के ही प्रयासों से प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। नाम आप याद रखेंगे, इसकी स्थापना भी हमारे केशव चंद्र सेन के प्रयासों से होती है।
संस्थापक कौन-कौन थे और ये थे हमारे आत्माराम पांडुरंग, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, एमजी रानडे, आरजी भंडारकर और चंद्रावरकर। नाम आप याद रखेंगे। आत्माराम पांडुरंग, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, एमजी रानडे, आरजी भंडारकर और चंद्रावरकर। ये थे हमारे प्रार्थना समाज के संस्थापक। प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज को दक्कन का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। क्या? प्रार्थना समाज को दक्कन का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। और इसके मुख्य सिद्धांत क्या थे? एक ईश्वर की प्रार्थना। ध्यान रखना, इसका मुख्य सिद्धांत था एक ईश्वर की प्रार्थना पर ये केंद्रित था। तो हम एमजे रानडे या महादेव गोविंद रानडे के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। आप इसे याद रखें, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजे रानडे। और गोपाल कृष्ण गोखले खुद किसके राजनीतिक गुरु थे? ये हमारे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोखले जी थे। तो एमजे रानडे को या महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और वो बंबई हाई कोर्ट में क्या थे? एक न्यायाधीश या जज थे। इसीलिए उनके नाम के आगे जस्टिस महादेव गोविंद रानडे लगता है। संगठनों की बात करें, उन्होंने कुछ संगठन बनाए, जैसे विधवा विवाह संघ जो 1867 में बनाया गया था, पूना सार्वजनिक सभा जो 1871 में बनाई गई थी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये हमारे 1884 में बनाई गई थी, और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये हमारे 1887 में बनाई गई थी। नाम आप याद रखेंगे संगठनों की। विधवा विवाह संघ 1867 में, पूना सार्वजनिक सभा 1871 में, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में, और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये 1887 में बनाई गई थी। बात करें हमारे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने पुणे में प्रसिद्ध जो हमारा फर्ग्यूसन कॉलेज है इसकी स्थापना की थी। तो याद रखेंगे आप, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने क्या किया था? पुणे के अंदर प्रसिद्ध हमारे फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। पुस्तक की बात करें, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ये उनकी पुस्तक थी। एक आस्तिक की धर्म में आस्था मतलब ए बिलीवर्स फेथ इन रिलीजन। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गणेश आगरकर, ये तीनों के तीनों फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संस्थापकों में से एक थे। कौन कौन? हमारे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल गणेश आगरकर। ये तीनों के तीनों क्या थे? फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक थे। मुख्य उद्देश्य की बात करें, इनका मुख्य उद्देश्य था हमारी जाति व्यवस्था का विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना, स्त्री शिक्षा का समर्थन करना और विधवा विवाह का समर्थन करना। तो महादेव गोविंद रानडे की जो पत्नी थी रमाबाई रानडे, उन्होंने पूना सेवा सदन की स्थापना की थी। आप याद रखेंगे, उनकी वाइफ का नाम था रमाबाई रानडे। उन्होंने क्या किया था? पूना सेवा सदन की स्थापना की, जो क्या करता था? महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित थी। मतलब जो पूना सेवा सदन की बात है, तो ये क्या करता था? महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित था। अगली हमारी सोसाइटी आती है, ये संस्था आती है हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है वहां पे हुई थी। 1875 में न्यूयॉर्क में हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। संस्थापक कौन थे? मैडम एच पी ब्लावत्स्की और कर्नल एच एस अल्कॉट। नाम आप याद रखेंगे, मैडम एच पी ब्लावत्स्की और कर्नल एच एस अल्कॉट, ये हमारे इसके संस्थापक थे। 1882 में इसने क्या किया? अडियार जो मद्रास है वहां पे अपना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया था। कहाँ पे? मद्रास में, जो अडियार के पास है वहां पे अपना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म और उनकी संस्कृति में विश्वास रखती थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या करती थी? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और उनकी संस्कृति थी, उसमें विश्वास रखती थी। और प्राचीन ज्ञान और गूढ़ दर्शन का भी अध्ययन किया करती थी। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में भारत आती है, और 1907 में एनी बेसेंट क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी बन जाती है। एनी बेसेंट क्या करती थी? किसमें विश्वास रखती थी? मतलब एनी बेसेंट हमारे कर्मफल के सिद्धांत, पुनर्जन्म और देवी देवताओं में विश्वास रखती थी। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। आप नाम याद रखेंगे, 1898 में एनी बेसेंट ने क्या किया? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और ये कॉलेज क्या 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से क्या होता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू बन जाता है। तो स्थापना तो हमारे एनी बेसेंट ने की थी 1898 में। बाद में यही कॉलेज 1916 में तक आते-आते मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन जाता है। एनी बेसेंट ने एक भारतीय जिद्दू कृष्णमूर्ति को गोद लिया था। नाम आप याद रखेंगे, भारतीय का नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। उनको गोद लिया था और उन्हें एक अवतार घोषित कर दिया था। भगवान का अवतार किस घोषित किया था? किसे? जिद्दू कृष्णमूर्ति को। फिर एनी बेसेंट की बात करते हैं, एनी बेसेंट के द्वारा कुछ समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते थे, जैसे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया।
नाम आप याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनके द्वारा छापे गए अखबारों में से एक थे। फिर अगले हमारे जो समाज सुधारक आते हैं, वो आते हैं हमारे कौन से? हेनरी विवियन डेरोजियो। उनकी बात करें तो हेनरी विवियन डेरोजियो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। कहाँ पे? कलकत्ता के जो हिंदू कॉलेज था, वहाँ पे ये प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने स्वतंत्र चिंतन, जो रैशनल थिंकिंग है, और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग पावर, इनको बढ़ावा दिया था। तो उन्होंने किसको बढ़ावा दिया? उन्होंने स्वतंत्र चिंतन और तर्क शक्ति को बढ़ावा दिया था। उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन, जो यंग बंगाल मूवमेंट है, उसको चलाया था, जिसने क्या किया? युवाओं को तर्क और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया। किसी भी बात में आंख बंद करके विश्वास करने की बजाय क्या है? तर्क करने और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया था। मात्र हमारे 1831 से मात्र 22 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है हैजे की वजह से। हैजे की वजह से मात्र 22 वर्ष की आयु में हैजे की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। नाम है उनके हेनरी विवियन डेरोजियो। बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो के अनुयायियों को सभ्यता के अग्रदूत मतलब फॉररनर ऑफ सिविलाइजेशन और हमारी जाति के पिता मतलब फादर ऑफ अवर रेस कहा था। किन्होंने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नाम आप याद रखेंगे, सभ्यता के अग्रदूत और हमारी जाति के पिता। किसे कहा? जो हमारे हेनरी विवियन डेरोजियो के अनुयायियों को। देख सकते हैं आप, उनकी केवल 22 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है, और उन्होंने कितने बड़े बड़े काम कर दिए थे उससे पहले। हेनरी विवियन डेरोजियो के अनुयायियों को डेरोजियंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे तर्कवाद और जो प्रश्न पूछने के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। वो प्रत्येक चीज में प्रश्न पूछा करते थे। अब हम बात करेंगे हेनरी विवियन डेरोजियो के जो संगठन थे उनके बारे में। कौन कौन से संगठन थे उनके? तो पहला संगठन था हमारा सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। नाम आप याद रखेंगे, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। दूसरा हमारा एकेडमिक एसोसिएशन। तीसरा डिबेटिंग क्लब। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछते थे तो डिबेट करते थे, तो डिबेटिंग क्लब बनाया उन्होंने। एकेडमिक एसोसिएशन मतलब पढ़ाई लिखाई की एक ऐसी जगह है जहां केवल आप प्रश्न पूछने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे। फिर एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और हमारे बंग हित सभा। तो पांचों के नाम आप याद रखेंगे, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एकेडमिक एसोसिएशन, डिबेटिंग क्लब, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंग हित सभा, बंग हित सभा। तो पांचों संस्थान आपने देख लिए। अब हम देखेंगे हेनरी विवियन डेरोजियो के जो समाचार पत्र थे जो उनके द्वारा प्रकाशित किए जाते थे, वो कौन कौन से थे? ईस्ट इंडिया, इंडिया गजट और कलकत्ता साहित्य गजट। नाम आप याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया, इंडिया गजट और कलकत्ता साहित्य गजट। ये समाचार पत्र थे जो हमारे हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा छापे जाते थे। अगले समाज सुधारक आते हैं हमारे कौन? ज्योतिबा फुले। उनकी बात करें तो संगठन कौन सा था इनका? सत्य शोधक समाज, जो उन्होंने 1873 में स्थापित किया था। समाज का नाम था क्या? सत्य शोधक समाज, जो उन्होंने 1873 में स्थापित किया था। समाचार पत्र या पुस्तक कौन सी थी की? ये हमारी गुलामगिरी। उन्होंने क्या एक पुस्तक छापी थी, पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। तो ज्योतिबा फुले चित्र में आप देख सकते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले थे, उनके साथ मिलकर दलित बच्चों, विशेषकर लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने 1848 में पुणे में भारत का पहला लड़कियों का एक स्कूल खोला था। कहाँ पे? पुणे में भारत में लड़कियों का पहला स्कूल खोला था। उन्होंने शिवाजी की जीवनी भी लिखी थी, आप इसे याद रखेंगे, शिवाजी की जीवनी भी उन्होंने लिखी थी। ज्योतिबा फुले ने अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का कठोर विरोध किया था और अपने जीवन शोषित वर्ग के उत्थान के लिए पूरा का पूरा समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपना जीवन किसके लिए समर्पित कर दिया? शोषित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। बात करें उनका जन्म पुणे के एक माली परिवार में हुआ था। अगले हमारे समाज सुधारक आते हैं गोपाल हरि देशमुख। बात करें उनकी तो उनका संगठन था परमहंस मंडली। आप याद रखेंगे गोपाल हरि देशमुख की, तो उनका संगठन था परमहंस मंडली। उनके द्वारा एक समाचार पत्र छापा जाता था जिसका नाम था लोकहितवादी। लोकहितवादी की बात करें तो लोकहितवादी पत्रिका के कारण हमारे गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी काका नाम से जाना जाता था। नाम आप याद रखेंगे, लोकहितवादी काका। क्यों? क्योंकि वो लोकहितवादी नामक एक जो समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। परमहंस मंडली की बात करें तो ये भी क्या करती थी? समाज कल्याण का कार्य करती थी, विशेषकर जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा के विरोध में ये कार्य करती थी। कौन सी? लोकहितवादी। परमहंस मंडली लोकहितवादी तो उनका समाचार पत्र था, संगठन था हमारा परमहंस मंडली, ये कार्य करती थी। फिर अगले समाज सुधारक आते हैं महिला समाज सुधारक, ये थी हमारी पंडिता रमाबाई। तो इन्होंने क्या है? शारदा सदन की स्थापना की थी। कहाँ पे? बंबई में। बंबई में शारदा सदन की स्थापना की थी हमारे पंडिता रमाबाई ने। शारदा सदन क्या करती थी? यह संस्था विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण और शिक्षा के लिए काम करती थी। विशेषकर हमारी विधवाओं और परित्यक्त जो महिलाएं होती, उनके कल्याण और शिक्षा के लिए कार्य करती थी।
फिर हम इसके बाद ये तो हमने हिंदुओं की बात की, अब मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में भी समाज सुधार हुआ था और उसके माध्यम का कारण बना था हमारा अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो यह हमारे सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। नाम आप याद रखेंगे, सर सैयद अहमद खान ने हमारे अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में आधुनिकीकरण लाने का प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई। 1857 की क्रांति में सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था असबाब बगावत हिंद। क्या पुस्तक का नाम है, असबाब बगावत हिंद। इसकी पुस्तक का अर्थ था भारतीय विद्रोह के कारण क्या थे। भारत में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके क्या कारण थे, उसकी पुस्तक का नाम है असबाब बगावत हिंद। और 1857 क्रांति में सर सैयद अहमद खान ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया था। पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक उर्दू भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में, उर्दू भाषा में पुस्तक लिखी गई थी। बात करें ये भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति पर लिखी गई पहली पुस्तक थी। आप याद रखेंगे जो 1857 क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति पर लिखी गई पहली भारतीय भाषा में पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने विद्रोह के कारणों का गहनता से विश्लेषण किया था। सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं, सर सैयद अहमद खान ने कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या की और तर्क और विज्ञान के साथ धार्मिक सिद्धांतों को जोड़ने का प्रयास किया। आप चित्र में हमारे सर सैयद अहमद खान को चित्र में देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या की, तर्क और विज्ञान के साथ क्या किया, धार्मिक सिद्धांतों को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने पीर मुरीद प्रथा, पीर मुरीद मतलब जो हमारे जो संत होते हैं मुसलमानों में उन्हें पीर कहते हैं, मुरीद मतलब जो शिष्य होते हैं, उनकी जो प्रथा थी उनका विरोध किया। जो सूफीवाद में गुरु शिष्य परंपरा का एक रूप हुआ करता था। उन्होंने बाइबल पर भी एक टीका लिखी थी कमेंट्री लिखी थी बाइबल पर, ये भी आप याद रखेंगे। बात करें सर सैयद अहमद खां के संगठनों की, तो उन्होंने कौन-कौन से संगठनों का निर्माण किया था? जैसे हमारे मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन, ये हमारा 1863 में स्थापना की थी, मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन की। साइंटिफिक सोसाइटी की ये 1864 में, नाम आप याद रखेंगे, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में इसकी अलीगढ़ में स्थापना की थी। और इस कॉलेज की बात करें तो यह कॉलेज ही 1920 में जाके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन जाता है। कौन सा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बात करें 1888 की, तो 1888 में सर सैयद अहमद खान ने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलके, ध्यान रखना बनारस के राजा थे हमारे शिव प्रसाद, उनके साथ मिलके राजभक्त एसोसिएशन नामक पार्टी बनाई थी। पार्टी का नाम क्या था, राजभक्त एसोसिएशन नाम की एक पार्टी बनाई थी 1888 में। किसने, सर सैयद अहमद खान ने, किसके साथ मिलके, बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलके। बात करें पार्टी की, तो ये कांग्रेस की विरोधी संस्था थी जिसका उद्देश्य क्या था, मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखना। तो आप संस्थाओं के नाम आप याद रखेंगे। पहली संस्था थी मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन 1863 में, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बन जाता है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने, बनारस के राजा थे राजा शिव प्रसाद, उनके साथ मिलकर राजभक्त एसोसिएशन नाम की एक पार्टी बनाई थी, जो क्या कार्य करती थी, मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखने का कार्य करती थी। अब हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खान के समाचार पत्रों के बारे में। उनके समाचार पत्र थे तहजीब उल अखलाक और हमारे राजभक्त मुसलमान। ये हमारे दो समाचार पत्र इनके द्वारा छापे जाते थे। फिर बात करें सर सैयद अहमद खान की, तो उन्होंने शुरू में, प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया था। वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम एक जो बन के रहे, और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक सुंदर दुल्हन की दो आंखें बताया था। शुरू में वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम दोनों को क्या, एक सुंदर दुल्हन की दो आंखें बताई थी। लेकिन बाद में उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, दोनों अलग अलग राष्ट्र है, अलग अलग ही रहने चाहिए। थियोडोर बैक, मॉरिसन और आर्चबोल्ड, नाम आप याद रखेंगे, थियोडोर बैक, मॉरिसन और आर्चबोल्ड, ये तीनों के तीनों अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तीनों क्या थे, हमारे अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जिन्होंने अलीगढ़ कॉलेज को अंग्रेजों के पक्ष में झुकाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की बात करें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुस्तक थी एक इंडियन मुसलमान नाम की एक पुस्तक थी उनकी। इस पुस्तक में उन्होंने भारत में मुसलमानों की स्थिति और उनकी समस्याओं का विश्लेषण किया था कि भारत में मुसलमानों को कौन-कौन सी समस्याएं हैं। इसका विश्लेषण काफी विस्तार से किया था। अगला आंदोलन आता है हमारा कौन सा, देवबंद आंदोलन,
इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1867 में उत्तर प्रदेश के देवबंद नाम के स्थान से हुई थी। आंदोलन का नाम था देवबंद आंदोलन। स्थापना की बात करें तो 1867 में हुई थी उत्तर प्रदेश के देवबंद से। आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन मुख्य रूप से 1857 के विद्रोह में शामिल जो लोग थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। जो 1857 के विद्रोह में शामिल थे, उन्होंने ये देवबंद आंदोलन शुरू किया था। देवबंद आंदोलन ने क्या किया? आधुनिकीकरण का विरोध किया था। बाकी हमने समाज सुधार के आंदोलन देखे थे, उन्होंने प्रगतिवादी आंदोलन थे। ये प्रगतिवादी की बजाय अप्रगतिवादी मतलब पीछे की तरफ ले जाने वाला आंदोलन था। क्यों? क्योंकि इसने आधुनिकीकरण का विरोध किया और पारंपरिक जो इस्लामी शिक्षाएं थी, उन पे जोर दिया। स्थापना की बात करें, संस्थापक कौन थे इसके? इसके संस्थापक थे हमारे रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननौतवी। आप नाम याद रखेंगे, रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननौतवी इसके संस्थापक थे। उद्देश्य की बात करें इस संगठन के देवबंद आंदोलन की, तो इस्लाम के मूल स्वरूप को स्थापित करना, मतलब दारुल उलूम देवबंद की स्थापना करना था इनका इस मुख्य उद्देश्य। और अच्छे धार्मिक शिक्षक तैयार करना, क्यों? क्योंकि ये एक तरह टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, जो हमारे इस्लामिक कानूनों और परंपराओं की रक्षा कर सके। तो इसके लिए क्या? अच्छे धार्मिक शिक्षक तैयार करना था। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के साथ सहयोग की अलीगढ़ आंदोलन की जो नीति थी, इसके साफ विपरीत था कौन? देवबंद आंदोलन। बात करें देवबंद आंदोलन की, देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस का समर्थन किया था। आप इसे याद रखेंगे, देवबंद आंदोलन ने क्या किया? कांग्रेस का समर्थन किया था। महमूद उल हसन ने क्या किया? देवबंद आंदोलन को एक राजनीतिक संस्था बनाया था। किसने? महमूद उल हसन ने क्या किया? देवबंद आंदोलन को एक राजनीतिक संस्था का रूप दिया था। देवबंद को दारुल उलूम मतलब देवबंद कहा जाता था। नाम आप याद रखेंगे, देवबंद को दारुल उलूम देवबंद नाम से जाना जाता था, जो एक प्रसिद्ध इस्लामी मदरसा है जहां टीचर ट्रेनिंग की जाती है। इस्लामी। फिर आते हैं शिबली नुमानी की बात करें तो शिबली नुमानी पहले अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। शिबली नुमानी किससे जुड़े हुए थे? पहले अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में वो देवबंद आंदोलन का समर्थन करने लग गए थे। वो एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान थे और इतिहासकार थे, और बाद में क्या है, वो देवबंद आंदोलन से जुड़ जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक और आंदोलन, आंदोलन का नाम है वहाबी आंदोलन। इसकी बात करें तो वहाबी आंदोलन मूल रूप से हमारे अरब में अब्दुल वहाब के द्वारा शुरू किया गया था, और यह एक पुनरुत्थानवादी इस्लामी आंदोलन था। कैसा था? पुनरुत्थानवादी इस्लामी आंदोलन था। इसने क्या किया? भारत में इसे सर सैयद अहमद बरेलवी ने काफी ज्यादा लोकप्रिय किया था। वहाबी आंदोलन की बात करें तो इसे भारत में किसने लोकप्रिय बनाया? इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया था। बात करें इसके मुख्य उद्देश्य की, तो दारुल हर्ब जो हमारे गैर मुसलमानों का घर है, इसको दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का घर बदलना इसका मुख्य उद्देश्य था। इनका मानना क्या था? इनका मानना था भारत क्या दारुल हर्ब बन गया है और इसे दारुल इस्लाम में बदलने के लिए जिहाद करने की जरूरत है। आंदोलन का नाम है वहाबी आंदोलन। ये इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दारुल हर्ब, जिसे कहते हैं गैर मुस्लिमों का घर, इसको हमने इस्लाम का घर में बदलना है, मतलब दारुल इस्लाम में बदलना है। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि भारत का दारुल हर्ब बन गया है, मतलब गैर मुस्लिमों का घर, तो इसे हमें क्या करना है? इस्लाम का घर दारुल इस्लाम में बदलने की जरूरत है। और ये कैसे हो सकता है? ये केवल जिहाद के माध्यम से हो सकता है। मतलब धर्म के नाम पे जो हम कत्लेआम मचाते हैं, बलिदान देते हैं, यही जिहाद कहलाता है। वहाबी आंदोलन प्रारंभ में क्या है? पंजाब के सिखों के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? पंजाब के जो सिख थे ना, उनके खिलाफ था। पंजाब के जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद वहाबी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है। जब पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया 1849 के आसपास, तब क्या है, वहाबी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है। वहाबी आंदोलन हिंसक और सांप्रदायिक प्रकृति का था, जिसने क्या कट्टरता को बढ़ावा दिया था। क्यों? क्योंकि ये जिहाद में विश्वास रखते थे, मरने मारने में विश्वास रखते थे। बाद में क्या पूरी भारत जैसे पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बन जाता है। बात करें पूर्वी पटना, पूरी भारत में मतलब पटना में इस वहाबी आंदोलन के कौन-कौन से प्रमुख नेता थे? नेताओं की बात करें तो हाजी करामात अली और शरीयतुल्लाह खां, ये दोनों हमारे क्या पूर्वी भारत अर्थात पटना में जो हमारे इसके प्रमुख नेता थे। शरीयतुल्लाह खां की बात करें तो इन्होंने फराजी आंदोलन भी चलाया था। शरीयतुल्लाह खां ने क्या किया? फराजी आंदोलन भी चलाया था। फिर अहमदिया आंदोलन की बात करें तो अहमदिया आंदोलन जिसे कादियाना आंदोलन भी कहते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। स्थापना की बात करें तो 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने कादिया पंजाब में इसकी स्थापना की थी। किसकी? अहमदिया आंदोलन या कादियाना आंदोलन की। गुलाम अहमद ने स्वयं को पैगंबर और भगवान श्री कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया था। गुलाम अहमद ने क्या किया था? स्वयं को तो पैगंबर और भगवान श्री कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया था।
पुस्तक की बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी बहरीन-ए-अहमदिया, पुस्तक का नाम है बहरीन-ए-अहमदिया नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इस समुदाय या फिर संप्रदाय के लोग मिर्जा गुलाम अहमद को क्या मानते थे? नबी या पैगंबर मानते थे। इस संप्रदाय के लोग क्या मानते थे? मिर्जा गुलाम अहमद को नबी या पैगंबर मानते थे। संप्रदाय की बात करें तो यह संप्रदाय मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर नहीं मानता था, इसलिए इस्लाम के अन्य संप्रदाय इन्हें काफिर कहते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या कहते थे कि जो मोहम्मद साहब थे ये अंतिम पैगंबर नहीं थे, इसके बाद भी और भी पैगंबर हुए हैं। इसलिए जो दूसरे इस्लाम के संप्रदाय थे इन्हें क्या कहते थे? काफिर, मतलब धर्म को नहीं मानने वाले लोग। अगली संस्था आती है हमारी रहनुमा ए मजदा ए सबा। क्या संस्था का नाम है? रहनुमा ए मजदा ए सबा की बात करें तो ये सब इस सभा का संबंध किससे था? पारसी धर्म से, जिसका उद्देश्य क्या था? पारसी समाज में सुधार लाना। संस्थापक कौन थे इसके? फरदीन जी नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, बहराम जी मालाबारी और एस एस बंगाली इसके संस्थापक थे। कौन कौन? फरदीन जी नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, बहराम जी मालाबारी और एस एस बंगाली। ये हमारी पारसी धर्म से संबंधित एक समाज सुधार सभा थी या संस्थान था। बात करें इसके समाचार पत्र की, तो इनका एक समाचार पत्र था राष्ट्र गुफ्तार, जो हमारे दादा भाई नौरोजी का समाचार पत्र हुआ करता था। समाचार पत्र की बात करें, समाचार पत्र था राष्ट्र गुफ्तार, जो हमारे दादा भाई नौरोजी का समाचार पत्र था। इन्होंने महिला सशक्तिकरण और पारसी समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया था। फिर बात करेंगे हम महिला उत्थान के बारे में। महिला उत्थान की बात करें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में महिला उत्थान एक महत्वपूर्ण एजेंडा हुआ करता था, जिसमें क्या विभिन्न निम्नलिखित क्षेत्र देखेंगे जिन पे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया था। जैसे एक आता हमारा विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह या विडो रीमैरिज की बात करें तो 1850 में विष्णु शास्त्री शास्त्री पंडित ने महाराष्ट्र में, कहाँ पे? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना की थी। किसने? विष्णु शास्त्री पंडित ने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना की थी 1850 में। 1852 में करसोन दास मलजी ने गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक एक पत्रिका निकाली थी, जो हमारे विधवा विवाह का समर्थन करती थी। कौन सी पत्रिका का नाम है? सत्य प्रकाश। और किस भाषा में? गुजराती भाषा में निकाली थी। किसने? करसोन दास मलजी ने 1852 में। 1878 में वीरेश लिंगम पुतुलु, किसने? वीरेश लिंगम पुतुलु ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहाँ पे? 1878 में हमारे वीरेश लिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसने क्या किया? दक्षिण भारत में विधवा विवाह को काफी ज्यादा बढ़ाया था। 1899 में डी के कर्वे ने पुणे में, जिसने डी के कर्वे ने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। जिस तरह हमने विधवा पुनर्विवाह के संस्थान देख लिए। अब हम देखेंगे बालिका शिक्षा के लिए मतलब गर्ल एजुकेशन की बात करें तो 1819 में ईसाई मिशनरियों ने क्या किया? कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। इसकी तरुण स्त्री सभा की स्थापना की 1849 में जेईडी बैथुन ने कलकत्ता में पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की, जिसे बैथुन स्कूल के नाम से जाना जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 35 से अधिक बालिका विद्यालयों से जुड़े हुए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद 35 से अधिक क्या बालिका विद्यालयों से जुड़े हुए थे। उन्होंने क्या किया? महिला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने क्या किया? महिला शिक्षा के लिए काफी ज्यादा योगदान दिया। 35 से अधिक स्कूलों से वो जुड़े हुए थे। 1906 में डी के कर्वे ने क्या किया? बंबई में महिला कॉलेज की स्थापना की थी। कब? 1906 में। 1916 की बात करें तो 1916 में डी के कर्वे ने बंबई में भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय, जिसका नाम था श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, नाम आप याद रखेंगे महिला विश्वविद्यालय का, तो श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय था। ये भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना डी के कर्वे ने बंबई में 1916 में की थी। डी के कर्वे को महिला उत्थान के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। केशव चंद्र सेन, फातिमा शेख, रुकैया सखावत हुसैन, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, ये भी बालिका शिक्षा के लिए इन्होंने भी काफी अथक प्रयास किए थे। तो इनके नाम आप याद रखेंगे। फिर बाल विवाह की बात करें तो 1929 में हरविलास सारदा के प्रयासों से हमारा सारदा अधिनियम 1929 पारित होता है। सारदा अधिनियम 1929 में विवाह की न्यूनतम आयु लड़की के लिए तो 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष तय की गई थी, जो बाद में चेंज हो जाती है। 1948 तक आते आते इसमें परिवर्तन आता है। फिर बात करते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट, मतलब सम्मति आयु अधिनियम की। इसका मतलब लड़की से पूछा जाए कि वो कब शादी करना चाहती है, तो ये कौन सी साल बात करें तो सम्मति आयु अधिनियम 1860 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, नाम आप याद रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से
सम्मति आयोग अधिनियम 1860 पारित होता है, जिसमें हमारे विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 10 वर्ष तय की गई। कि लड़की से पूछा जाना चाहिए कि लड़की शादी करना चाहती है या नहीं। इसके लिए तय की गई 10 वर्ष की आयु विवाह के लिए। 1891 में हमारे बहराम जी मालाबारी थे, उन्होंने खूब प्रयास किया कि भैया 10 वर्ष तो बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। और सम्मति आयोग अधिनियम 1891 पारित हुआ, जिसने क्या विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु को बढ़ा के कितना कर दिया, 12 वर्ष कर दिया था कि 12 वर्ष की लड़की से कम 12 वर्ष की लड़की तो हो जिससे पूछा जाए कि वो शादी करना चाहती है या नहीं। ये हमने बहुत सारे सुधार आंदोलन के बारे में और संस्थाओं के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन देखा हमने, अब इनकी क्या प्रकृति थी इसकी बात करें। तो पहली प्रकृति की बात करते हैं आधुनिकतावादी थे, मतलब कई आंदोलन पश्चिम विचारों और विज्ञान को अपना करके समाज को आधुनिक बनाने पर केंद्रित थे। फिर बात करें पुनरुत्थानवादी, मतलब कुछ आंदोलन जैसे हमारे आर्य समाज जैसे बात करें तो प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति के गौरव को पुनः स्थापित करने पर केंद्रित थे, जिसमें वेदों की और लोटों का उन्होंने आह्वान किया था। तो रूढ़िवादी की बात करें तो कुछ समूह सामाजिक धार्मिक परिवर्तनों का विरोध करते थे। कुछ समूह क्या करते थे, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों का विरोध करते थे और यथास्थिति को वैसा वैसा बना के रखना चाहते थे, जैसा है वैसा चलने देना चाहिए। सारे हमारे आधुनिकतावादी नहीं थे, कुछ रूढ़िवादी भी थे। फिर संगठनात्मक की बात करें तो इन आंदोलनों के दौरान अनेक संगठन जैसे हमारे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इन सब समाजों की स्थापना की गई जो हमारी योजनाबद्ध तरीके से सुधार किया करते थे। फिर अहिंसात्मक प्रकृति की बात करें तो वहां भी आंदोलन के अलावा अधिकांश जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे ये शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक प्रकृति के थे, लेकिन वहां भी आंदोलन हिंसात्मक रूप ले चुका था। फिर मध्यम वर्गीय प्रकृति की बात करें तो अधिकांश जो हमारे सुधार आंदोलन थे इनका नेतृत्व और समर्थन शिक्षित मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया था। अब हम देखेंगे जो धार्मिक सुधार आंदोलन था इसके प्रभाव क्या क्या थे। प्रभावों की बात करें तो धर्म सुधार आंदोलनों के भारतीय समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। सकारात्मक की बात करें, सकारात्मक कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे, तो ये आडंबरों और कुरीतियों से मुक्ति की बात करें तो हमारे धर्म को आडंबरों और सामाजिक कुरीतियां जैसे हमारे सती, बाल विवाह, अस्पृश्यता इनसे मुक्ति मिलती है। महिला सशक्तिकरण तो महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुरीतियां दूर हुई, जिससे हमारी महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह और कुल मिला के देखें तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद की बात करें तो सामाजिक भेदभाव कम होने से क्या होता है, सामाजिक एकता बढ़ी, जिससे हमारे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। इसमें हमारे सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद। बात करें शिक्षा के प्रसार की तो सामाजिक सुधारकों के द्वारा अनेक स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई, जिससे हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और आधुनिकता में वृद्धि होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो समाज क्या है, समाज सुधारकों ने अनेक पुस्तकें लिखी और समाचार पत्र भी निकाले, जिससे क्या है विचारों के प्रसार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बल मिलता है। आत्मविश्वास में वृद्धि की बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन में प्राचीन भारतीय इतिहास का गुणगान किया गया था, जिससे हमारे भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ा, जो राष्ट्रीय आंदोलन में भी काम आता है। आगे बात करें अन्याय के खिलाफ संघर्ष की प्रवृत्ति उसकी बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन में अपने हमने क्या अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना सीख लिया। बाद में यही प्रवृत्ति क्या अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में जारी रही थी। ये तो हमने सकारात्मक प्रभाव देखे। अब हम देखेंगे नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट्स। इसकी बात करें तो धार्मिक अलगाव की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी और अहमदी आंदोलन के अलावा सभी सुधारकों ने अपने अपने धर्म की बात की थी और इसे महान बताकर उसका गौरवगान किया। इससे क्या हुआ, दूसरे धर्मों की अप्रत्यक्ष आलोचना हुई, जिससे धार्मिक अलगाव पैदा होता है। फिर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना तो आर्य समाज के जो शुद्धि आंदोलन और वहाबी आंदोलन के दारुल इस्लाम नारे ने क्या किया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जिसने हिंदू मुस्लिम संबंधों में तनाव पैदा किया था। इसने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम संबंधों में तनाव पैदा किया। यथास्थितिवाद की बात करें तो कुछ समाज सुधारक यथास्थितिवादी थे। उन्होंने क्या किया, सामाजिक कुरीतियों को सामाजिक मूल्य बताया और उनका संरक्षण करने का प्रयास किया था, जिससे आंदोलन पश्चिमगामी हो गया था और पूरी तरह से प्रगतिशील नहीं बन पाया। आगे हम बात करेंगे जो धर्म सुधार आंदोलन थी उनकी सीमाओं के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो भारतीय समाज का यथास्थितिवादी होना। तो भारतीय समाज क्या है, स्वभाव से कैसा है, यथास्थितिवादी था और परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा था, जिससे क्या हुआ, सुधारों को लागू करना काफी ज्यादा मुश्किल रहा। फिर बात करें शिक्षा के प्रभाव की तो भारतीय समाज में शिक्षा का अभाव था। लोग क्या आधुनिक मूल्यों से परिचित पहले से नहीं थे, जिससे हमारे सुधारवादी विचारों को स्वीकार करने में काफी ज्यादा बाधा आती है। फिर सरकारी सहयोग का अभाव तो समाज सुधार आंदोलन को सरकारी
अंग्रेज सरकार है इसका पर्याप्त सहयोग नहीं मिला था, बल्कि कुछ मामलों में तो विरोध का सामना भी करना पड़ा था। अतः सरकार ने इसका विरोध भी किया था। तो भौगोलिक और भाषाई बाधाएं की बात करें तो भारत क्या एक बहुत बड़ा देश था जिसमें विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। यातायात और संचार के साधनों की कमी और भाषा की दिक्कतों के कारण क्या धर्म सुधार आंदोलन काफी ज्यादा सफल नहीं हो पाया और इनका प्रभाव कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ऋग्वेद समाज की महिलाएं की बात करें तो ब्रह्मवादिनी जो विदुषी महिलाएं जो विवाह नहीं किया करती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। अविवाहित विदुषी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। और सदोवधु तो विदुषी महिलाएं जो विवाह करती थी और आदर्श पत्नी और आदर्श माता के रूप में जानी जाती थी। कई बार परीक्षा में इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं या इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ समाज सुधारकों के जो व्यक्तिगत जीवन है या बायोग्राफी है उनके बारे में। जैसे हमारे सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन राय। चित्र में आप इनको देख सकते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम मोहन था। उपाधियों की बात करें तो आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण के जनक, अतीत और भविष्य के बीच के सेतु और प्रभात का तारा। आप इनकी जो उपाधियां हैं ये याद रखेंगे। प्रभात का तारा, अतीत और भविष्य के बीच में सेतु, भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का पिता। ये हमारे जो राजा राम मोहन राय थे इनकी उपाधियां थी। बात करें इनकी तो 1821 में इटली की जो नेपल्स क्रांति हुई थी उनकी विफलता पर राजा राम मोहन राय ने अपने सभी सारे के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय विचार को दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंदर यदि कोई भी घटना घटती है तो उनके प्रति वो कितने सजग थे। क्यों? क्योंकि 1821 में हमारे इटली की जो नेपल्स क्रांति हुई थी वो विफल हो गई थी और विफल होने पर राजा राम मोहन राय ने अपने जितने भी कार्यक्रम थे वो सारे के सारे रद्द कर दिए थे। 1822 में स्पेनिश क्रांति की सफलता पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावत का आयोजन किया था, अर्थात सार्वजनिक भोज दिया था। राजा राम मोहन राय ने आयरलैंड के जमींदारों का विरोध किया था और उनके खिलाफ एक लेख छापा था। किसके? आयरलैंड के जो जमींदार थे उनके खिलाफ। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो जाती है। जब वे हमारे जो अकबर द्वितीय थे तो अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए हमारे लंदन गए थे इंग्लैंड, तब उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्म समाज की स्थापना में द्वारकानाथ टैगोर उनके प्रमुख सहयोगी रहे थे। बात करें राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित संगठनों की तो एक थे हमारा संगठन था आत्मीय सभा, तो 1815 में स्थापित किया गया था। 1815 में स्थापित आत्मीय सभा एक एकेश्वरवादी और सामाजिक सुधारों पर चर्चा करने का वाला एक मंच हुआ करता था। ये क्या था? एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों पर चर्चा करने वाला एक मंच था। कौन सा? आत्मीय सभा। अगली संस्था आती हमारी कौन सी? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की बात करते हैं 1817 में डच गणित शास्त्री हमारे डेविड हेयर इनके सहयोग से ये हमारे हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। यह पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान हुआ करता था हिंदू कॉलेज। ये क्या करता है? पश्चिमी शिक्षा को देने वाला महत्वपूर्ण संस्थान था। फिर आता है वेदांत कॉलेज। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई जहाँ वेदांत दर्शन के साथ साथ पश्चिमी विज्ञान और साहित्य की शिक्षा भी दी जाती थी। फिर आता है ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन, तो इंग्लैंड में स्थापित किया गया था हमारा ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन जो हमारे एकेश्वरवाद पर केंद्रित था। फिर आता ब्रह्मो समाज, तो 1828 में स्थापित किया गया था ब्रह्मो समाज, जिसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार लेके आना और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। नाम आप याद रखेंगे इस संस्थानों के, ब्रह्म समाज, ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन, वेदांत कॉलेज 1825 में, हिंदू कॉलेज हमारे 1817 में स्थापित किया गया था और हमारे आत्मीय सभा 1815 में स्थापित की गई थी। ब्रह्म समाज 1828 में। अब हम देखेंगे राजा राम मोहन राय की पुस्तकों के बारे में। पुस्तकों में आती है पहली तोहफतुल मुहावदीन। बात करें इसकी, इस पुस्तक का नाम अन्य नाम क्या है? एकेश्वरवादियों का उपहार था। नाम आप याद रखेंगे तोहफतुल मुहावदीन। इसका दूसरा नाम क्या था? एकेश्वरवादियों के उपहार। ये फारसी भाषा में एकेश्वरवाद के पक्ष में लिखी गई एक किताब थी। दूसरी किताब आती है हमारी हिंदू उत्तराधिकार के नियम, तो हिंदू कानून पर आधारित एक किताब थी। तीसरी किताब थी हमारे प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो इस पुस्तक में राजा राममोहन राय ने क्या किया? ईसा मसीह के ईश्वर होने के मत का खंडन किया था। तो ईसा मसीह ने क्या किया? ईश्वर होने के मत का खंडन किया। किस पुस्तक के माध्यम से? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के माध्यम से। लेकिन उनके नैतिक संदेशों की भी प्रशंसा की थी। हमारी तीन पुस्तकें कौन कौन सी? तो फुतुल ए मुहावदीन, आगे आती है हमारी हिंदू उत्तराधिकार के नियम और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। तीनों किताबों का नाम आप याद रखेंगे। फिर राजा राममोहन राय के समाचार पत्रों की बात करें तो एक समाचार पत्र है मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा में छपता था। बात करें शुक्रवार के दिन ये छपता था और एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। अखबार का नाम है मिरातुल अखबार।
दूसरा अखबार था समाज कौमुदी, ये केवल बंगला भाषा के अंदर छपता था, बंगाल के अंदर। बात करें तो ये हम समाज कौमुदी की बात कर रहे हैं, तो इसे प्रज्ञा चांद या फिर बुद्धि चांद के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? प्रज्ञा या बुद्धि चांद के नाम से जाना जाता था। आता था ब्रह्मोनिकल मैगजीन और बंगदूत। तो हमारा राजा राम मोहन राय के 4 समाचार पत्र थे। कौन-कौन से? मिरातुल अखबार, समाज कौमुदी, ब्रह्मोनिकल मैगजीन और बंगदूत। ये चारों समाचार पत्रों के नाम आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय की विचारधारा के बारे में, इनकी क्या विचारधारा थी। तो राजा राम मोहन राय एक दूरदर्शी सुधारक थे, जिनकी विचारधारा में आधुनिक और पारंपरिक मूल्य दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। बात करें ये किस चीज का समर्थन करते थे, किस चीज का विरोध करते थे। समर्थन की बात करें तो एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे, मतलब एक ईश्वर में विश्वास और मूर्ति पूजा का विरोध। दूसरा हमारा अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश एजुकेशन। तो पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान को भारत लाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया। महिला शिक्षा और महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार का इन्होंने समर्थन किया, मतलब महिलाओं के उत्थान के वो प्रबल समर्थक थे। फिर विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार का समर्थन किया। इन्होंने क्या किया? विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार का इन्होंने समर्थन किया। प्रेस की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ये हिमायती थे। स्थायी बंदोबस्त, तो कुछ हद तक इनके समर्थक थे स्थायी बंदोबस्त के, परमानेंट सेटलमेंट के। क्यों? क्योंकि इसने जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामित्व दिया था, इसलिए वो खुद भी जमींदार थे, तो उनका समर्थन तो करना लाजमी बनता है स्थायी बंदोबस्त का। फिर पूंजीवाद, तो आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद व्यवस्था का समर्थन किया था। लोकतंत्र की बात करें तो लोकतांत्रिक मूल्यों और शासन के समर्थक थे, लोकतांत्रिक शासन के समर्थक थे। उच्च सेवाओं का भारतीयकरण, तो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की उन्होंने वकालत की थी। तो इस तरह ये कुछ चीजें थी जिनका वो समर्थन करते थे, जैसे एकेश्वरवाद, अंग्रेजी शिक्षा, महिला शिक्षा, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार, विधवा पुनर्विवाह, प्रेस की स्वतंत्रता, स्थायी बंदोबस्त, पूंजीवाद, लोकतंत्र, उच्च सेवाओं का भारतीयकरण। ये कुछ चीजें थी जिनका वो समर्थन करते थे। और कौन कौन सी चीजें थी? शक्तियों का पृथक्करण, मतलब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में शक्तियों का विभाजन का समर्थन करते थे। जूरी व्यवस्था, तो न्याय व्यवस्था में जूरी प्रणाली का समर्थन करते थे। यूरोपीय मानववाद, तो मानव गरिमा और अधिकारों पर आधारित यूरोपीय विचारों का समर्थन करते थे। अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करें तो विभिन्न देशों और संस्कृति के बीच में सहयोग और समझ के समर्थक थे। वो कहते विभिन्न देशों और संस्कृति के बीच सहयोग और समझ के समर्थक थे। फिर उपनिषदों की बात करें तो उन्होंने उपनिषदों के एकेश्वरवादी दर्शन को अपने विचारों का आधार बनाया था। उन्होंने क्या किया? उपनिषदों का जो एकेश्वरवादी दर्शन था, उसको अपने विचारों का आधार बनाया था। बात करें राजा राममोहन राय की, तो वो किस चीज का विरोध करते थे? तो विरोध की बात करें तो वो बहुदेववाद का विरोध करते थे। उन्होंने अनेक देवी देवताओं की पूजा का विरोध किया था। अवतारवाद की बात करें तो अवतारों की जो अवधारणा है उसका विरोध किया। कर्मकांड की बात करें तो अनावश्यक और अंधविश्वासी जो धार्मिक कर्मकांड है उनका विरोध किया। मूर्ति पूजा की बात करें तो मूर्ति पूजा का उन्होंने प्रबल विरोध किया। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक भेदभाव वाली इन व्यवस्थाओं को उन्होंने काफी ज्यादा विरोध किया था। बाल विवाह, बहु विवाह की बात करें तो इन प्रथाओं का उन्होंने विरोध किया। सती प्रथा की बात करें तो इस अमानवीय प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए, और उनके प्रयासों के फलस्वरूप क्या है, 1829 में इसे अवैध रूप से घोषित किया गया सती प्रथा को। कन्यावध की बात करें तो नवजात बच्चियों की हत्या की जो प्रथा है, इसका भी उन्होंने विरोध किया था। एकेश्वरवाद के प्रश्न पे बात करें तो राजा राम मोहन राय और शेर रामपुर के जो ईसाई मिशनरीज थे, इनके मध्य वाद विवाद हुआ था। क्यों? क्योंकि ईसाई मिशनरीज धर्म के त्रिमूर्तिवाद का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जबकि राय जो हमारे राजा राम मोहन राय थे, ये हमारे एकेश्वरवाद पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे। इस समय में हमारे ईसाई मिशनरियों का मुख्य केंद्र कौन सा हुआ करता था? श्री रामपुर, बंगाल। मूर्ति पूजा को लेकर बात करें तो राजा राम मोहन राय और सुब्रमण्यम शास्त्री, इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था, डिबेट हुई थी, जिसमें हमारे राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया था। तो ये कुछ चीजें थी जिसमें हमारे राजा राम मोहन राय विरोध करते थे, जैसे हमारे बहुदेववाद, अवतारवाद, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, कन्यावध, एकेश्वरवाद और हमारी मूर्ति पूजा, इन सब का वो विरोध करते थे। अगले समाज सुधारक आते हैं हमारे कौन से? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जन्म हुआ था हमारे 1824 में गुजरात के टंकारा या मोरवी गांव में। आप चित्र में दयानंद सरस्वती को देख सकते हैं। वास्तविक नाम इनका मूलशंकर था। पहले गुरु की बात करें तो पहले गुरु इनके थे पूर्णानंद, जिन्होंने क्या किया, उन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया था। दूसरे गुरु इनके बिरजानंद जी थे, जिनका अन्य नाम वृद्धानंद या बुड्ढन बाबा भी था। आप याद रखेंगे, पहले गुरु उनके पूर्णानंद जी थे, दूसरे गुरु उनके बिरजानंद जी थे।
और जिनका अन्य नाम वृद्धानंद या बुड्ढन बाबा था। बिरजानंद की बात करें तो बिरजानंद जी ने दयानंद सरस्वती को वेदों की शिक्षा दी थी। नारे की बात करें तो दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। यह उनके आंदोलन का मूल मंत्र था। कौन सा? वेदों की ओर लौटो उनके आंदोलन का मूल मंत्र था, जिसमें वे क्या वैदिक ज्ञान और सिद्धांतों पर लौटने की वकालत करते थे कि वैदिक ज्ञान और सिद्धांतों पर हमें वापस आना चाहिए। दयानंद सरस्वती केवल ऋग्वेद को प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे, बाकी वेदों की रचना बाद में हुई थी ऐसा मानते थे। 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नाम आप याद रखेंगे, आर्य समाज कहाँ हुई थी? बंबई में। और कब? 1875 में। 1877 में उन्होंने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की, जो बाद में इसका मुख्यालय बनता है। कहाँ? लाहौर में। कब? 1877 में। 1878 में उन्होंने दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती की बात करें, दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा, स्वराष्ट्र इनकी मांग उठाई थी। इन्हें 4 स्व कहा जाता था। कौन-कौन से? स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा, स्वराष्ट्र। इन्हें 4 स्व कहा जाता था और ये पहली बार किसने उठाया था? ये हमारे दयानंद सरस्वती ने। कालांतर में तिलक जी ने स्वराज की मांग को और आगे बढ़ाया था। उन्होंने क्या किया? जन्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था है उसकी आलोचना की और कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी उसका समर्थन किया था। ध्यान रखना, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध और कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी इसका समर्थन किया था। ये विरोध किसका करते थे? तो दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति व्यवस्था, अवतारवाद, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, कन्या वध इन सब का विरोध किया। और समर्थन की बात करें तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, एकेश्वरवाद और यज्ञ इन सब का समर्थन किया था। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज 2 भागों में बट गया था। जब उनकी मृत्यु हो गई तो आर्य समाज के 2 टुकड़े हो गए। कौन-कौन से? एक तो हमारे वैदिक समर्थक का और एक हमारे वैदिक समर्थक और अंग्रेजी समर्थक। वैदिक समर्थक की बात करें तो हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी सरस्वती जो इसके प्रमुख समर्थक थे। लेखाराम स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के सहयोगी थे। उन्होंने क्या किया? गुरुकुल कांगड़ी जो हरिद्वार है, वहां पे गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी हरिद्वार में, जो हमारे प्राचीन गुरुकुल प्रणाली पे आधारित था। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था मुंशीराम। तो उन्होंने क्या किया था? गुरुकुल कांगड़ी जो हरिद्वार में इसकी स्थापना की थी, जो हमारे प्राचीन गुरुकुल प्रणाली पे आधारित था। फिर आता हमारा वैदिक समर्थक और अंग्रेजी समर्थक की बात करें, इसके समर्थक कौन-कौन से थे? लाला लाजपत राय, लाला हंसराज। इन्होंने क्या किया? लाहौर में डीएवी मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की, जो हमारे वैदिक शिक्षा के साथ-साथ अंग्रेजी शिक्षा भी दिया करते थे। तो हम देख सकते हैं दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज 2 भागों में बट गया था। एक हमारे वैदिक समर्थक थे और एक अंग्रेजी और वैदिक समर्थक दोनों थे। अब हम देखेंगे दयानंद सरस्वती जी की पुस्तकों के बारे में। उन्होंने पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। लेखक कौन थे? हमारे खुद दयानंद सरस्वती। 2 भागों में थी। पुस्तक की बात करते हैं, पुस्तक राजस्थान के उदयपुर में लिखी गई थी। इसे राजस्थान के अजमेर में प्रकाशित किया गया था। इसको ये इसकी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में लिखी गई है। केशव चंद्र के सुझाव पर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को हिंदी में लिखा गया था। दयानंद सरस्वती हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानते थे। बात करें उनकी एक और पुस्तक थी अद्वैत मत का खंडन। पुस्तक का नाम है अद्वैत मत का खंडन, उनकी एक और पुस्तक थी। बात करें उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसे शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य क्या था? उन हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाना था जिन्होंने ईसाई या मुस्लिम धर्म किसी दबाव में या किसी भी कारण से अपना लिया था। यह आंदोलन क्या धार्मिक शुद्धि और पुनरुत्थान पर केंद्रित था, मतलब दोबारा से रिवाइव करने पे केंद्रित था यह आंदोलन। बात करें इंडियन अनरेस्ट की, तो इंडियन अनरेस्ट नाम की एक पुस्तक थी। लेखक थे हमारे वैलेंटाइन शिरोल। ये आपने यदि सुना हो तो याद होगा, तिलक जी लंदन में इनके खिलाफ केस करने के लिए चले जाते हैं। तो वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी इस पुस्तक में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक बताया था। उनका ये मानना था कि आर्य समाज के जो राष्ट्रवादी और पुनरुत्थानवादी विचार है, ये भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष पैदा कर रहे हैं। किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। फिर बात करें विवेकानंद जी की। अगले हमारे समाज सुधारक आते हैं विवेकानंद जी। वास्तविक नाम थे इनका नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद पहले ब्रह्म समाज के समर्थक हुआ करते थे। शुरुआत में मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध करते थे। वे अपने तार्किक शक्ति और तर्कों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। गुरु की बात करें, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे। उनके वास्तविक नाम था गदाधर। उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो उनका वास्तविक नाम था गदाधर। रामकृष्ण परमहंस क्या थे? दक्षिणेश्वर के जो काली मंदिर के पुजारी थे, जो कलकत्ता में काफी सुंदर जगह है, हम देख के आए हैं। काफी सुंदर जगह है, तो आपको भी जाना चाहिए। वहां के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी का नाम विविदिशानंद रखा गया था।
रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया? विवेकानंद का नाम क्या रखा? विविदिशानंद रखा था। खेतड़ी महाराज जो हमारे अजीत सिंह थे, इनके सुझाव पे, जो हमारे खेतड़ी के महाराज थे अजीत सिंह, इनके सुझाव पे नरेंद्र नाथ दत्त ने अपना नाम क्या रखा? विवेकानंद रखा। 1893 में उन्होंने शिकागो मतलब अमेरिका के जो विश्व धर्म सम्मेलन या संसद थी उसमें भाग लिया था। शिकागो में जो विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था मेरे अमेरिका के भाइयों बहनों, आप याद रखेंगे उनकी टैगलाइन क्या थी? अब मेरे अमेरिका के भाइयों बहनों नाम से उन्होंने भाषण दिया था जिसने उन्हें विश्व भर में ख्याति दिलाई थी। विवेकानंद जी अमेरिका में तूफानी हिंदू के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। किस नाम से? तूफानी हिंदू के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड जो हमारा समाचार पत्र था उसमें लिखा था कि इस तूफानी हिंदू को सुनने के बाद हमें एहसास हुआ कि भारत जैसे सभ्य और शिक्षित देश में ईसाई मिशनरीज भेजना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। आप याद रखेंगे न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र में क्या छपा था इसके बाद कि इस तूफानी हिंदू को सुनने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि भारत जैसे जो सभ्य और शिक्षित देश है इसमें ईसाई मिशनरी भेजना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। 1896 में विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत समाज की स्थापना की थी। 1897 में उन्होंने बेलूर मठ जो कहा है कलकत्ता में, वहां पे हमारे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये आप दक्षिणेश्वर मंदिर के जस्ट पास में देखेंगे बेलूर मठ, वहां पे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य हमारे रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक संदेशों का प्रचार प्रसार करना और समाज सेवा करना था। बाद में जो उत्तराखंड में अल्मोड़ा नाम की जगह है, वहां पे भी रामकृष्ण मिशन का कार्यालय स्थापित किया गया था। बात करें इनके मुख्य शिक्षा की, तो इनकी जो शिष्य कौन थी? स्वामी विवेकानंद की मुख्य शिष्य हमारे मार्गरेट एलिजाबेथ थी, जिनका भारतीय नाम था सिस्टर निवेदिता। इनका मंदिर आप पास में जो हमारे दक्षिणेश्वर मंदिर है उनके बाहर देख सकते हैं। किनका मंदिर है? सिस्टर निवेदिता का। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। क्या राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा? सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को। विवेकानंद ने विदेशों में भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार भी किया था। उन्होंने भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिमी भौतिकवाद को जोड़ने का प्रयास किया जिससे दोनों के बीच में संतुलन स्थापित हो सके। उन्होंने क्या प्रयास किया? उन्होंने प्रयास किया कि जो भारतीय आध्यात्मिकता है और पश्चिमी भौतिकवाद है ये आपस में जुड़ जाएं और साथ ही साथ दोनों में एक संतुलन पैदा हो। उन्होंने क्या भारतीय युवाओं में राष्ट्रवाद और आत्मसम्मान की भावना का संचार करने का प्रयास किया। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव से विवेकानंद ने बाद में मूर्ति पूजा और बहुदेववाद दोनों का समर्थन किया। जब वे रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आए तो उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा दोनों का समर्थन किया। पहले वो ब्रह्म समाज के संपर्क में थे तो इन दोनों का उन्होंने विरोध किया था और इसे ईश्वर तक पहुंचने का एक तरीका बताया। किसे? मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को। 1902 में बेलूर मठ जो कलकत्ता में उनकी मृत्यु हो जाती। विवेकानंद जी की मृत्यु के बाद रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी और सिस्टर निवेदिता ने रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाया था। बात करें स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों के बारे में, उनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं? ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग और मैं समाजवादी हूँ। नाम आप याद रखेंगे पुस्तकों का। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग और मैं समाजवादी हूँ, ये पुस्तकें उन्होंने लिखी। और मैं समाजवादी हूँ में उन्होंने गरीबों और शोषितों के जो उत्थान है उस पर जोर दिया था। विवेकानंद जी के समाचार पत्रों की बात करें तो प्रबुद्ध भारत ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, उद्बोधन ये हमारे बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। तो इस प्रकार आज एक लेक्चर के जरिए हमने भारत के जो इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।